इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो इतिहास रचने के बहुत ही करीब है। हमारा ये जो चंद्रयान 3 मिशन है, उसके द्वारा मून की फार साइड की इमेजेस यहाँ पे भेजी गई हैं, जो आप पिक्चर में देख भी सकते हो। देखो, जो हमारा मिशन था इससे पहले चंद्रयान 2 मिशन, वो पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। पर अभी क्या हुआ है ना, कि जो चंद्रयान 2 के साथ हमारा जो कॉन्टैक्ट था, उसका जो ऑर्बिटर है, उसका जो कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ है, तो वहां पर उसने बात क्या करी है, वेलकम बड़ी। ठीक है। तो आने वाला जो कल होगा, बेसिकली कल शाम को इनकी जो सॉफ्ट लैंडिंग हम अपेक्षा कर रहे हैं, वो डेफिनेटली हमारे लिए सबके लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होने वाला है। उसी तरह से देखो, और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ना एक जस्टिस गीता मित्तल कमेटी बनाई गई थी। सर, इस कमेटी का क्या काम था? इस कमेटी का काम था ताकि वो देखे कि जो मणिपुर के अंदर इश्यूज हैं, उसको कैसे रिजॉल्व करना है, प्लस एट द सेम टाइम रिजॉल्व की बात ना करके कि कैसे जो वहाँ पे इश्यूज क्रिएट हुए हैं उनके रिलीफ हो गया, रिहेबिलिटेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, वायलेंस की वजह से लोगों ने अपनी आईडीज को लॉस किया होगा, तो वहां पर उनकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है, आईडीज होती हैं, उनको री इशू किया जाए। साथ ही साथ जो मणिपुर के अंदर जो कॉम्पनसेशन था, उसको एक तरह से अपग्रेड करा जाए। ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरह से इनके यहाँ पे जस्टिस गीता मित्तल कमेटी के द्वारा ये बात करी गई है। तो ये कमेटी का नाम भी आप ध्यान में रखिएगा। साथ में ना आप जानते होंगे ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स क्या है सर? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। बिल्कुल सही बात है। इसका जो अभी लेटेस्ट वाला समिट है ना, वो होने जा रहा है कहाँ पर? साउथ अफ्रीका के अंदर, जो जोहान्सबर्ग है, वहां पर ये होगा। अब इस पर्टिकुलर समिट के अंदर ऐसा बोला जा रहा है कि एक पॉसिबिलिटी है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और चाइना के जो है जी जिनपिंग, उनके बीच में एक मीटिंग की हाई पॉसिबिलिटी है। अब देखो, 2020 में आप सभी को ना इंसिडेंट्स याद होंगे, जब हमारे जो बहादुर जवान थे, ठीक है ना, उनकी शहादत हमें देखने को मिली थी उसके अंदर। और हमारे जवानों ने बहुत ही दृढ़ता से चाइना का मुकाबला किया था। उसके बाद पहली बार ये मीटिंग होने जा रही है। प्लस एट द सेम टाइम ब्रिक्स के अंदर बहुत सारी नई कंट्रीज हैं जो कह रही हैं कि हमें भी इसकी मेंबरशिप दो। ठीक है ना। तो इस वजह से ये पर्टिकुलर समिट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है द हिंदू के अंदर भी, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो डेट है आज की 22 अगस्त 2023, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, हमारी टीम की तरफ से जो प्रहार बैच है, प्रहार 2.0, जो कि इंग्लिश के अंदर है, उसका आज ओरिएंटेशन लेक्चर आप अटेंड कर सकते हो, हमारा जो ओनली एस यूपीएससी चैनल है उसके ऊपर। इस चैनल लिंक का मैं डिस्क्रिप्शन आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। देखो, इससे फायदा क्या होगा, कहीं ना आप सीखोगे कि इस बैच के माध्यम से किस तरह से आप जो अपनी यूपीएससी की जर्नी है उसको थोड़ा और बेहतर बना पाओगे। तो यहाँ पर हमारी जो फैकल्टीज होंगी वो आपके साथ डिस्कशन करेंगी, ठीक है ना, कि क्या अप्रोच रहने वाली है, किस तरह से क्या क्या आपको चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी जो आपको एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से रेडी करेंगी। तो डेफिनेटली आज शाम आप 7 बजे इस पर्टिकुलर चैनल पे आप जाके इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन लेक्चर को ज्वाइन कीजिएगा। आपको बहुत अच्छे इंसाइट्स भी यहाँ पे मिलने वाले हैं। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं जूट बैग पैकेजिंग के बारे में। अब सर, ये क्या मुद्दा है? देखो, हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उसकी कोशिश रहती है कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज को हम प्रमोट करें। ठीक है ना। उनमें से एक इंडस्ट्री कौन सी है? आपकी जूट भी है। बिल्कुल सही बात है। अब जूट को प्रमोट करने के लिए ना हमारे पास एक एक्ट है। सर, उस एक्ट का क्या नाम है? जूट पैकेजिंग मटीरियल्स एक्ट 1987। ठीक है। इस एक्ट के माध्यम से ना हमारी सरकार कोशिश करती है कि जूट का बढ़ावा मिले। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आप इस जूट बैग्स को देख रहे हो, बिल्कुल सही बात है। अब हमारी सरकार ने ना यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स बना रखे हैं। उसके हिसाब से एक नोटिफिकेशन आया था सरकार की तरफ से, जहाँ पर इन्होंने बोला कि जब हम बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका राइस हो गया, आपका व्हीट हो गया, आपका शुगर हो गया, उनकी जो पैकेजिंग होगी ना, वो इन जूट के बैग्स के अंदर करें। जैसे फॉर एग्जांपल फूड ग्रेन्स के अंदर सरकार ने बोल दिया कि 100% जो पैकेजिंग होगी वो इन जूट बैग्स के अंदर होगी। वेयर एज जब हम बात करते हैं शुगर की, तो शुगर के अंदर 20% जो होगा रिजर्वेशन, वो इन जूट बैग्स के अंदर होगा। ठीक है। तो इस तरह से कोशिश क्या करी कि इस जूट बैग के थ्रू पैकेजिंग होगी तो कहीं ना कहीं जूट इंडस्ट्री हमारी और बूस्ट होगी। और देखो, जूट इंडस्ट्री को बूस्ट करना जरूरी भी है, क्योंकि लगभग ना 3,70,000 लोग डायरेक्टली डिपेंडेंट है। डायरेक्टली डिपेंडेंट मतलब इन फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जूट की जो फैक्ट्रीज होती हैं। और अगर आप देखोगे कि बाकी जो अदर इंडस्ट्रीज इनके ऊपर डिपेंडेंट है जूट के ऊपर, तो कहीं ना कहीं 40 लाख जो फैमिलीज है ना, वो डिपेंडेंट है। तो आप देख रहे हो, 3,70,000 तो डायरेक्टली है और 40 लाख फैमिलीज ओवरऑल डिपेंडेंट है। तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को हमारे लिए बूस्ट करना जरूरी था। तो गवर्नमेंट ने ये चीज करी भी है कि हाँ, शुगर का 20% कहीं ना कहीं आपको इन बैग्स के अंदर
आपको इन बैग्स के अंदर पैकेज करना पड़ेगा। ठीक है, पर इससे पता क्या हुआ, जो हमारी शुगर मिल्स थी उनको दिक्कत होगी। सर उनको क्या दिक्कत होगी, देखो उन्होंने देखा कि जब हम इनकी पैकेजिंग करते हैं जूट बैग्स के अंदर, तो कहीं ना उनकी जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। प्लस जब वो इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तब बहुत सारे ऑपरेशनल चैलेंजेस भी इन शुगर मिल्स को देखने को मिलते हैं। आई बात समझ में? तो इस वजह से जो शुगर मिल्स है ना, उन्होंने गवर्नमेंट को बोला है कि यार ये वाली जो आपने 20% का आपने बोल रखा है ना, इसको आप खत्म कीजिए, ये बात ठीक नहीं है। तो ये तो था मुद्दा। अब थोड़ा जूट के बारे में भी समझ लेते हैं। देखो जूट ना एक ऐसी चीज है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए ना काफी अच्छी है। ठीक है, एक नेचुरल फाइबर है, एक तरह से बायोडिग्रेडेबल है, रिन्यूएबल भी है, रीयूज भी आप कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी के जितने भी पैमाने होते हैं ना, वो सारी चीजें जूट उसको फुलफिल करता है। प्लस आप नोटिस करोगे ना, जूट का रोल बहुत ज्यादा है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की इकोनॉमी के अंदर। जैसा फॉर एग्जाम्पल इस मैप के अंदर समझो, आप बात कर लो चाहे वेस्ट बंगाल की, ये जूट इंडस्ट्री का ना मैंने बताया है कि कहाँ कहाँ पे जूट इंडस्ट्री आपको देखने को मिलती है। आप देखो यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आपका बिहार हो गया, कुछ यूपी का हिस्सा भी है। तो ये सारे एरियाज काफी ज्यादा फेमस है आपकी जूट की प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे जूट इंडस्ट्रीज अच्छी खासी सेटअप हो रखी है, तो इनकी इकोनॉमी अगर आगे लेके जानी है तो वहां पर भी इनका रोल है। ऊपर से अगर आपने एक चीज नोटिस करी होगी, तो ये सर इंडस्ट्रीज यहीं पर क्यों सबसे ज्यादा है, स्पेशली अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल बिहार, यहाँ पर क्यों है? देखो एक्चुअल में ना, जूट को ग्रो करने के लिए एलुवियल सॉइल की जरूरत होती है कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो एरिया है ये कौन सा है? ये आपको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा देखने को मिलता है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर डेल्टा है तो कहीं ना कहीं उससे क्या होगा, उससे आपकी रिच एलुवियल सॉइल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इसलिए आपका जो ईस्टर्न इंडिया वाला हिस्सा है, यहाँ पर आपको जो जूट है वो मेजरली देखने को मिल जाती है। तो ठीक है, ये बात तो चलो समझ आ गई। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट भी हमने देख ली, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और बाकी स्टेट की आप देख सकते हो। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जूट को ग्रो करने की, कि टेम्परेचर इसको चाहिए लगभग 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। साथ ही साथ अच्छा खासा इसको पानी भी चाहिए, रेनफॉल रेंज चाहिए इनको 150 से 250 सेंटीमीटर। एंड सॉइल टाइप यहाँ पे ओलिवल तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही दी है। ठीक है, मैप भी आपको साथ अटैच कर दिया ताकि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप यहाँ पे समझ पाओ। एक ना मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन पूछा था, कुछ कंडीशंस दी थी उसके बारे में, टेम्परेचर कंडीशन, रेनफॉल कंडीशन, ये सब चीजें दे रखी थी, और आपसे पूछा था कि आखिर ये क्रॉप है कौन सी। तो ट्राई करना, फिर कल मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज गिबॉन। अब देखो गिबॉन ने क्या हुआ है ना, गिबॉन ने $500 मिलियन का डेट फॉर नेचर स्वैप अनाउंस किया है। अब सर ये मतलब क्या है इस चीज का? देखो मैं समझाता हूँ। पहली बात तो ना, आप उससे पहले गिबॉन की जरा लोकेशन समझ लो। गिबॉन आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इसका अगर ना आप वेस्टर्न वाला हिस्सा, ये देखो यहाँ पे, ये वेस्टर्न वाला हिस्सा आपको थोड़ा जूम करोगे तो यहाँ पर आपको गिबॉन देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है, पहली बात कि जो अटलांटिक ओशन है, वेस्टर्न अटलांटिक ओशन या साउथ अटलांटिक ओशन के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। ठीक है, और यहाँ पर बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है, आपको नॉर्थ साइड में इक्वेटोरियल गिनी देखने को मिल जाएगा, कैमरून आपको नॉर्थ साइड में देखने को मिल जाएगा, एंड आपको देखने को मिलेगा रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो तीन इन कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर टच करता है, और यहाँ पर आपको सदर्न अटलांटिक ओशन के साथ इसकी बाउंड्रीज टच होती हैं। यहाँ पर आपको वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। चलो सर ये बात तो समझ आ गई, ये डेट फॉर नेचर क्या है? देखो समझना इस चीज को, कुछ ना कंट्रीज ना काफी काफी कह लो जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हो ना, कि वहां पर ना इकोनॉमी की हालत ज्यादा अच्छी नहीं होती। ठीक है ना? और एक्चुअली आप नोटिस करो, अगर मान लो कल को कोई क्लाइमेट चेंज होता है, तो क्या लगता है किस कंट्री के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट आएगा? क्या यूएसए के ऊपर इंपैक्ट आएगा, या कहीं ना कहीं हमारी जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज है उनके ऊपर इंपैक्ट आएगा? आंसर बड़ा सिंपल है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज के ऊपर। सर ऐसा क्यों? अरे इनके पास भैया पैसा ही नहीं है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज के पास पैसा ही नहीं है। तो कल को कोई भी क्लाइमेट चेंज की दिक्कत आती है, नेचुरल बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग कोई दिक्कत आती है, तो इनके पास उसको डील करने का पैसा ही नहीं है। यूएसए के पास तो अच्छा खासा पैसा है, तो कोई भी दिक्कत आएगी यूएसए वाले उसको टैकल कर ले जाएंगे। अब ऐसे टाइम के ऊपर ना इनको कुछ ना कुछ हेल्प करनी पड़ेगी, तभी तो मतलब ये क्लाइमेट चेंज हो गया या नेचर जैसी चीजें हो गया, उनके साथ अच्छे से डील कर पाएंगे। तो डेट फॉर नेचर स्वैप में दरअसल में होता पता क्या है, अगर मान लो इन लीस्ट डेवलप कंट्रीज का काफी सारा पैसा है, काफी सारा इन्होंने लोन लिया हुआ है, काफी सारा कर्जा लिया हुआ है, फॉरेन डेट लिया हुआ है, ठीक है ना? अब क्या होगा, इस फॉरेन लोन में से ना कुछ हिस्सा फॉर गिव कर दिया जाएगा, फॉरगोन कर दिया जाएगा शुड से, कि बेसिकली इनको ना कुछ पैसा इन्होंने कर्ज पे लिया हुआ था, इनको वो कर्जा लौटाना था। ठीक है, पर इनको बोला जाएगा कि चलो ठीक है, अगर आप कर्ज नहीं लौटाना चाहते मत लौटाओ, पर वो जो पैसा होगा ना, वो आप यूज पता कहाँ पे करो, आप उसको क्लाइमेट चेंज के साथ डील करने के लिए यूज करो, आप उसको नेचर की प्रोटेक्शन के लिए यूज करो। इसको बोलते हैं डेट फॉर नेचर स्वैप। कहने का मतलब क्या, कि इन्होंने कुछ लोन रिटर्न करना था, हमने बोला चलो ठीक है,
आप इस लोन का कुछ हिस्सा रिटर्न मत करो, पर वो जो हिस्सा आपने रिटर्न नहीं किया, वो कहाँ लगाना है आपने पैसा, वो पैसा आप लगाओगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर, नेचर की प्रोटेक्शन के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर। तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली ना, इन पर्टिकुलर कंट्रीज की हेल्प करी जाती है, डेवलपिंग कंट्रीज भी हो सकती हैं, या फिर वो कंट्रीज जिनके ऊपर बाहरी कर्जा है, उनको बोला जाता है कि ठीक है, आप पे ऑफ मत करो अपना डेट, उनका कुछ हिस्सा डेट का वापस मत करो, पर वो जो पैसा आपने हमें पे नहीं किया वापस, कहीं ना कहीं वो नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के अंदर लगाओ। इसका मतलब होता है डेट फॉर नेचर स्वैप। आई होप आप ये चीजें समझ गए होंगे। इससे फायदा क्या होगा, लीस्ट डेवलप कंट्रीज भी ना थोड़ा कुछ हद तक क्लाइमेट चेंज के साथ यहाँ पे डील कर पाएंगी। गेबॉन का डेट देखो, हमने देखा था ब्लू बॉन्ड के थ्रू भी। ब्लू बॉन्ड का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं वो पैसा जो कहीं ना कहीं आप मेरीन्स के अंदर, आपके ओशन बेस्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर यहाँ पे डालते हो, उसको बोला जाता है यहाँ पे ब्लू बॉन्ड। ठीक है, ब्लू बॉन्ड मतलब पैसा डालना, ठीक है ना, एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि दिया जाता है ताकि आपके ओशन बेस्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क किया जा पाए। तो आई होप आपको इसका मीनिंग समझ आ गया होगा, डेट फॉर नेचर स्वैप का आखिर मतलब क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज हाईली वाटर स्ट्रेस कंडीशन। अभी क्या हुआ है ना, एक हमारे पास इंस्टीट्यूट है WRI, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इसका मतलब इसने ना कुछ डेटा दिया है अंडर इट्स एक्विडेक्ट वाटर रिस्क एटलस। इसके द्वारा बताया गया है कि दुनिया में ना 25 कंट्रीज के अंदर बहुत ही भारी वाटर स्ट्रेस होने वाला है हर साल, और दरअसल में इंडिया भी उनमें से एक होने वाला है। तो हमारे लिए ना बहुत ही चिंताजनक बात है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने एक वर्ड यूज किया यहाँ पर, वाटर स्ट्रेस, इसका मतलब क्या है। वाटर स्ट्रेस का बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि अगर मान लो एक कोई कंट्री है या कोई रीजन है, इस रीजन की कोई पानी की डिमांड होगी कि भैया कितना पानी चाहिए, और एक साइड होगा कि पानी आखिर वहां पे है कितना, ठीक है ना, कि पानी कितना चाहिए वर्सेस पानी कितना अवेलेबल है। अगर कोई ऐसी जगह में हमें देखने को मिलता है कि डिमांड काफी ज्यादा है पर वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो होगा क्या, तो होगा दिक्कतें। इसी को बोलते हैं क्या, वाटर स्ट्रेस। जब डिमांड ज्यादा है पर वॉल्यूम कम है, या फिर जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है कि आप उसको यूज कर पाओ, पानी की पानी है पर वो पीने का पानी नहीं है, ठीक है, गंदा पानी है, तो कहीं ना कहीं आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। तो ये ऐसा बताया गया है कि 25 कंट्रीज के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसे हालात हमें देखने को मिलेंगे। इंडिया के अंदर भी ऐसा सिचुएशन आएगी, ऐसा यहाँ पे इस पर्टिकुलर WRI ने बोला है। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है कि 20 से 25% पानी की डिमांड और बढ़ जाएगी 2050 तक। आज के टाइम के ऊपर लगभग 400 करोड़, ठीक है, 4 बिलियन मतलब 400 करोड़ लोग हैं, ठीक है ना, जहां पर जिनको कुछ इश्यूज इसके रिगार्डिंग देखने को मिलते हैं। 2050 तक ये नंबर और भी बढ़ जाएगा, 60% के करीब करीब यहाँ पे हो जाएगा, जहां पर वाटर स्ट्रेस वाली सिचुएशन हमें देखने को मिल जाएंगी। ये कंट्रीज के बारे में बता ही दिया। यहाँ पर ज्यादातर जो आपके एरियाज है ना, ये आपको वेस्ट एशिया हो गया, नॉर्थ अफ्रीका हो गया, वहां पर देखने को मिल जाएंगे, जहां पर लगभग 80% से भी ज्यादा पॉपुलेशन कहीं ना कहीं हाई वाटर स्ट्रेस से गुजर रही है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, और मेंस के अंदर भी ना आप WRI का जो जो डेटा है इसको यूज कर सकते हो। आगे चलते हैं, मेगालिथिक साइट इन केरला, इसको समझते हैं। देखो पहली बात तो समझो कि आखिर ये मेगालिथ क्या होते हैं। देखो मेगालिथ ना दरअसल में दो वर्ड से बना है, एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड है। तो होता क्या है, एक वर्ड है आपका यहाँ पे मेगा, एक है वर्ड लिथ। लिथ तो आप पढ़ते हो ना, जैसे पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक आपने पढ़ा होगा। लिथ का मतलब तो हम जानते हैं सर स्टोन से होता है, ठीक है ना, हमने स्टोन एज पढ़ी हुई है हिस्ट्री के अंदर। मेगा का मतलब होता है बड़ा, बड़ा मतलब लार्ज। तो यहाँ पर ना मेगालिथ का मतलब और कुछ नहीं बल्कि लार्ज स्टोन्स की यहाँ पे बात करी गई है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ ना अपने जो साउथ इंडिया के अंदर, तो आपको मेगालिथ्स बड़े आराम से देखने को मिल जाते हैं। होता क्या था ना, जब कोई पर्सन की लेट्स से डेथ हो जाती थी, ठीक है ना, उसके बाद क्या होता था, उसकी जो बरियल साइट है उसके ऊपर इस तरह से हम यहाँ पे ना बड़े बड़े पत्थर रख देते थे। इन्हीं को हम मेगालिथिक कल्चर बोलते हैं। ठीक है, जो बरियल साइट है उसके ऊपर बेसिकली लार्ज स्टोन्स को रखना, उसी को हमने क्या बोल दिया, मेगालिथिक स्ट्रक्चर। अभी क्या हुआ है, अभी देखो जहाँ पे ना हमें जो केरला का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये पर्टिकुलर ये जगह है नागप्रम्बा कुट्टीपुरम विलेज नियर तिरुनुवया, यहाँ पर कुछ एक्सकवेशंस के थ्रू इन्होंने कुछ मेगालिथिक हेडस्टोन्स यहाँ पे बहुत सारे इनको मिले हैं। ठीक है ना, फिर वहाँ के लोकल लोगों की भी थोड़ी डिमांड है कि यार हमारे यहाँ पे इतने सारे आर्कियोलॉजिकल चीजें देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पे इस विलेज को भी थोड़ा आर्कियोलॉजिकल विलेज घोषित कर देना चाहिए। तो ये सारी बातें यहाँ पे चलती हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है इन हेडस्टोन्स को क्या बोलते हैं, थोपिकल्लू, ठीक है ना, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है। तो ये इनको यहाँ पे बोला जाता है, इस तरह से ये जो पर्सन की डेथ के बाद जो बरियल अर्न्स होते हैं उसके साथ ये यूज किए जाते थे। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप नोटिस करो, इसको ना एक तरह से सैल्वेज एक्सकवेशन भी बोला जाता है, या रेस्क्यू आर्कियोलॉजी। बेसिकली अगर कहीं लगता है ना कि वहां पे कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो रही है, डेवलपमेंट ज्यादा हो रही है, और हमें लगता है यार इस वजह से ना कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट की वजह से वहां पर जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है वो खराब हो जाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, सैल्वेज एक्सकवेशन या रेस्क्यू आर्कियोलॉजी या इमरजेंसी आर्कियोलॉजी। ठीक है ना, तो मेगालिथ्स के बारे में मैंने थोड़ा आपको समझाया भी है। इनफैक्ट ना आपको थोड़ा चीजें और भी देखनी है कि अलग अलग तरह के हमारे यहाँ पे मेगालिथ कल्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको बोलते हैं क्या, स्टोन सर्कल्स।
ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे स्टोन्स की फॉर्म में ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास सिस्ट बरियल्स भी होते हैं। सिस्ट बरियल्स के अंदर पता क्या होता है, ये बीच में ना एक कॉफिन की तरह यहाँ पे इस चीज़ को बनाया जाता है, ठीक है ना। तो पर्सन की जो डेड बॉडी होगी उसको फिर यहाँ पे अकॉर्डिंगली उसको रखा जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे तो और भी आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है डॉलमेन। ये काफी पॉपुलर है, ये वर्ड ध्यान रखना डॉलमेन। यहाँ पर क्या होता है ना, दरअसल में ये जनरली 5 स्लैब का बनाया जाता है। एक स्लैब आपकी ऊपर हो जाएगी, 2 आपकी इधर होंगी, 2 आपकी इस साइड पे होंगी। तो इस तरह से 5 स्लैब्स के माध्यम से ये डॉलमेन भी बनाया जाता है। उसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे, इसको बोलते हैं मैनर्स, MENHIRS, ठीक है ना। HIR भी आपको कई जगह देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से एक तरह की सिंगल स्लैब होती है, तो ये भी आपको इस तरह से पता होना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर आप और देखना चाहो मेगालिथ्स के बारे में, वैसे मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। तो बरियल साइट्स होती हैं, ठीक है। और साथ में अगर आप नोटिस करोगे तो ये प्री लिटरेट सोसाइटीज में देखने को मिलता था। तो बहुत ज्यादा हम इसके बारे में बता नहीं पाएंगे कि इनका रेशियल ओरिजिन कहाँ से है, एथनिक ओरिजिन कहाँ से है। पर एक्चुअली ऐसा बोला जाता है कि शायद आयरन एज जो थी ना 1500 से 500 BC के बीच में, वहां पर ज्यादातर हमें देखने को मिले। पर कुछ एविडेंसेस कई बार ऐसे भी आ जाते हैं जो बताते हैं कि आयरन एज से पहले भी ये चीज एग्जिस्ट करती थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2000 BC तक भी एग्जिस्ट करती थी। ऊपर से ना ऐसा नहीं है कि आम इंसानों के लिए बनाए जाते थे, नहीं, ये उन लोगों के लिए बनाए जाते थे जो या तो रूलिंग क्लास के होते थे, जो थोड़े अमीर होते थे, या फिर जो एलीट क्लास के होते थे उनके लिए। और पेनिनसुलर इंडिया हो गया, वहां पर काफी पॉपुलर है आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वहां पर हमें देखने को मिल जाते हैं। साथ में आजकल जो कुछ ट्राइब्स हैं आप देखते हो, सेंट्रल इंडिया के जो गॉन्ड्स हैं, मेघालय खासीज हो गया, यहाँ पर भी ये चीज देखने को मिल जाती है। क्लियर हुआ। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज AIF, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। देखो समझते हैं इस चीज को। आप लोगों ने ना कुछ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सुना होगा। सर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जिन चीजों के अंदर नॉर्मली इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने किसी XYZ कंपनी के आप शेयर वगैरह खरीद रहे हो, आपने डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कर दिया, कैश के अंदर कर दिया। ये क्या चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है। अब इनमें ना कुछ दिक्कतें होती हैं। दिक्कतें क्या होती हैं कि लेट्स से एक मान लो कोई पर्सन है या फिर कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है जिसके पास बहुत अच्छा खासा पैसा है, वो चाहता है कि अपने पोर्टफोलियो को ना थोड़ा डाइवर्सिफाई करे, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करे। अब देखो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करने का फायदा पता क्या होता है, अगर मान लो आपने 5-6 जगह इन्वेस्ट कर रखा है और उनमें से एक चीज डूब भी गई, ठीक है ना, एक चीज उनमें से अगर लेट से डूब भी जाती है तो कहीं ना इसको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो डाइवर्सिफिकेशन का ना हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ फायदा होता है। तो एक्चुअल में ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में कुछ इश्यूज आते थे, इस वजह से इन्होंने सोचा कि नहीं, हमें ना एक तरह से कुछ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए। तो इस वजह से क्या होता है ना, और एक्चुअल में इनमें आप नोटिस करोगे तो सेबी का हस्तक्षेप भी काफी ज्यादा होता है, सेबी की रेगुलेशंस भी बहुत ज्यादा होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, AIFs के अंदर ये सब चीजें नहीं देखने को मिलती। कहने का मतलब क्या, यहाँ पर AIFs के अंदर ना आप क्या कर सकते हो बेसिकली, आप ना अलग अलग चीजों के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट हो गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना, वेंचर कैपिटल के थ्रू के अंदर कहीं ना कहीं आप पैसा डाल सकते हो। आई बात समझ में। तो यहाँ पर क्या हुआ है बेसिकली, आपने ना नॉन ट्रेडिशनल जो हमने पहले डिस्कस किया ना, इक्विटी हो गया, डेट हो गया, उनके अलावा कहीं ना कहीं आप नॉन ट्रेडिशनल एसेट्स के अंदर आप कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की कोशिश कर रहे हो। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो सर किया कैसे जाता है, देखो यहाँ पर जैसे आपने लेट से कोई कंपनी बना ली अलग से, उसके थ्रू आप कर सकते हो। आपने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो गया आपका, ठीक है, आपने कोई ट्रस्ट बना लिया, उसके माध्यम से क्या होगा ना, आप अकॉर्डिंगली पैसा डालोगे एंड अकॉर्डिंगली वो फिर इन्वेस्टमेंट करेगी इन अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। फायदा क्या हुआ, पहली बात तो मैंने जैसे बताया ना, डाइवर्सिफिकेशन हो गया, अलग अलग चीजों के अंदर आपने इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर कल को ये डूब भी जाता है तो कोई बात नहीं, दूसरा सेक्टर हमारे पास है, वो यहाँ पे बचा लेगा, ठीक है ना। रेगुलेशंस थोड़ी कम होती है, मैंने जैसे आपको बताया सेबी की बहुत ज्यादा रेगुलेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो ये कुछ इसमें अंदर फायदे हमें देखने को मिल जाते हैं। रिटर्न अच्छा खासा आपको मिल सकता है, वोलेटिलिटी कम होती है ना, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया था, जो पहले ट्रेडिशनल थे, ट्रेडिशनल के अंदर मैंने इक्विटी बताया था, तो कहने की जो आपकी स्टॉक मार्केट होती है उनमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। पर यहाँ पर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर उतनी वोलेटिलिटी नहीं देखने को मिलती। डाइवर्सिफिकेशन तो आप समझ ही गए हो, ठीक है ना, कुछ भी दिक्कत आएगी तो आपका पोर्टफोलियो उतना खराब नहीं होगा। कैसे स्टैब्लिश करते हैं, कंपनी बनाकर या LLP बनाकर। ऐसा मैंने बोला है कि सेबी की रेगुलेशंस कम होती हैं, बट ये मत समझना कि कहीं डिफाइंड ही नहीं है, नहीं, डिफाइंड है। सेबी के रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं उनके अंदर ये डिफाइंड है, ठीक है ना। और मीनिंग भी समझ गए हो कि इसके अंदर हम कहीं ना कहीं प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटलिस्ट या अदर इन्वेस्टमेंट टाइप्स के अंदर हम यहाँ पे पैसा डाल सकते हैं। इसके बाद देखो टोटल हमें 3 टाइप्स देखने को मिलती हैं। एक होता है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। सर इनका क्या मतलब, देखो कहाँ पे पैसा डाल रहे हो उसके हिसाब से ये चीज वेरी कर जाती है। कैटेगरी 1 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप पैसा डाल रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है ना, और बाकी चीजों के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पर इनफैक्ट ना आपके जो स्टार्टअप्स हो जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आप स्टार्टअप्स
के अंदर भी पैसा डालना वो AIF 1 के अंदर ही आता है। आपके स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होती हैं वो भी आपकी यहीं आ जाती हैं। कैटेगरी 2 के अंदर आपका हो जाता है जैसे रियल एस्टेट हो गया, उसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। कैटेगरी 3 के अंदर आपके जो हेज फंड्स होते हैं ना, उनको यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा बस एक बेसिक आइडिया रखो इनकी 3 कैटेगरीज के बारे में भी। ठीक है, तो ये थी आज की डिस्कशन जो हमें आज डिस्कस करनी थी। आज के डिस्कशन बेसिस के ऊपर मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ ट्रू फॉल्स के माध्यम से, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे। कल जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उनका क्विकली आपको मैं एक बार आपको आंसर बता देता हूँ। एक था हमारा WDRA, वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो क्या इसका काम कहीं ना कहीं जो नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट है उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करवाना है? बिल्कुल, यहाँ पे ये चीज़ करेक्ट है। 3D प्रिंटिंग की बात करें तो क्या इसके अंदर मटेरियल जो यूज होता है वो वैक्स है, प्लास्टिक लाइक पॉलीमर है? ये बात भी हमने करेक्ट देखी थी। इनफैक्ट ना चौथा स्टेटमेंट भी इसका लिंक है, को न्यू दिल्ली के अंदर आपको प्रिंटेड ऑफिस नहीं देखने को मिलेगा। कहाँ? ये बेंगलोर के अंदर। तो यहाँ पर जो मटेरियल यूज हुआ था वो यहाँ पर इस तरह से वैक्स या प्लास्टिक लाइक पॉलीमर था। उसी तरह से बात करें, ये जो ग्रेड 5 लेक्स की बात करें तो क्या आपको अफ्रीका में देखने को मिलती हैं? नहीं, ये आपको कहाँ देखने को मिलती है? आपके नॉर्थ अमेरिका के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको और भी दिया था, वो बताया था कि ये सभी चीजें किस चीज के नाम हैं। तो आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। यहाँ पे सेलेन लेक्स के यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इनफैक्ट ना जो लोग राजस्थान से होंगे उनको तो डेफिनेटली इन सभी चीजों के बारे में पता ही होगा। ठीक है, तो बहुत बार ये न्यूज में भी आती हैं या इन जनरल भी हम कई बार इसके बारे में डिस्कशन करते रहते हैं। ठीक है ना। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW Only As ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। हाँ, एक छोटी सी चीज और देखो, कल ना एक मेरे से गलती से एक बार बोल हो गया था कि जो पिग के रिगार्डिंग जो हम बात करें था, पिग से बॉडी ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो इस बार क्या कर रहे हैं हम? किडनी को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। पिछली बार जो हुआ था वो हार्ट को ट्रांसप्लांट हुआ था। इसी को क्या बोलते थे हम? जीनो ट्रांसप्लांटेशन। तो बस ये वर्ड मेरे से आई थिंक गलत प्रोनाउंस हो गया था, बट आप ध्यान रखिएगा कि इस बार हम किडनी कर रहे हैं। पहली बार जो हुआ था पिछले साल हुआ था, तब हमने हार्ट किया था। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।